हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के हम अपने इस सेशन में लेकर आए हैं द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का जो राजपत्र है, जो कि आपका 7 नवंबर को पब्लिश हुआ है। तो इसमें क्या बात की गई है, इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, क्योंकि यहाँ से भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम्स में क्या आपके सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ से देखते हुए चलेंगे। CGDLE ये यहाँ पर ये दिया है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ लिखा ही है भाग 3 है ये, ठीक है, खंड 4 सेक्शन 4 का, और प्राधिकार से ये प्रकाशित हुआ है और नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है सोमवार को नवंबर 7 को, ठीक है। ये हिंदी में मंथ लिखा है। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग PhD उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया जो होगी वो विनियम 2022 उसके बारे में बताया है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 यानी 1956 का 3 की धारा 26 की उपधारा 1 के अनुच्छेद 4 और 6 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और UGC यानी कि MPhil और PhD उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया रखे गए हैं, ठीक है, विनियम 2016। और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद द्वारा निम्नवत विनियम बनाता है। अब क्या है वो नियम, उनको जानेंगे। तो लघु शीर्ष और अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन में यहाँ बोला है कि इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग PhD उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2022 कहा जाएगा। क्लियर है। अगला है कि ये जो विनियम है ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या फिर किसी भी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित हैं। और ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान हैं। तीसरा जो है वो ये है कि ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे, यानी कि 7 नवंबर, ठीक है। परिभाषाओं में इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अधिनियम का अर्थ वगैरह यहाँ बताया है क्या क्या होता है, जिनको नहीं पता एक बार ही देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर आप बोला गया है, ये वही है जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संचित ग्रेड पॉइंट यानी कि जो CGPA होता है, CGPA का अर्थ ये होता है कि सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। CGPA सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट अंकों के योग का जो होता है वो रेशियो होता है, और इसे डेसिमल्स के 2 स्थान तक व्यक्त किया जाता है। क्रेडिट का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या, और एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह 1 घंटे के 3 व्याख्यान, जिसमें प्रत्येक 1 घंटे के व्याख्यान को 1 क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता है। वही महाविद्यालय का, आप देखिए मेरी परिभाषाएं थी, तो महाविद्यालय का अर्थ बताया जाएगा, तो आप सभी को पता है क्या होता है। आयोग का अर्थ आप सभी को पता है, पाठ्यक्रम क्या है आप सभी जानते हैं, कोर्स वर्क भी जानते हो, उपाधि भी जानते हैं, बाह्य परीक्षक भी जानते हैं, ठीक है, जो आपका एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल के टाइम पे उसी को बाह्य परीक्षक कहा जाता है। विदेशी शैक्षिक संस्थान आप सभी जानते हैं। ग्रेड पॉइंट क्या है सब जानते हैं। गाइड शोध पर्यवेक्षक, इसके बारे में भी आप जानते हैं। अंतर्विषयक शोध ये जान लेते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक शैक्षणिक विषयों में PhD शोधार्थी द्वारा किया गया शोध, ठीक है, मतलब 2 से अधिक विषयों में जिन्होंने किसी पर रिसर्च किया है। मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम, तो ये तो आपका वही हो गया जो कि आप दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, जी, ऑनलाइन जो होता है आपका इग्नू मान लीजिए, उसके इसी के तहत आएगा। और ऑनलाइन माध्यम का वही अर्थ होगा जो UGC मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम ऑनलाइन कार्यक्रमों विनियम 2020 के तहत परिभाषित है। फिर साहित्यिक चोरी, तो आप ये सभी को पता है साहित्यिक चोरी क्या होता है, ठीक है, जिसको आप लोग कॉपीराइट का इशू कहते हैं। किसी की रिसर्च पेपर को कॉपी कर लेना है, किसी की कही गई बात को कॉपी कर लेना एंड ऑल। कार्यक्रम का अर्थ अधिनियम की धारा 22 की उपधारा 3 के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के लिए अपनाए जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है।
विवरण पुस्तिका का अर्थ है कोई भी प्रकाशन, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा उच्चतर शिक्षण संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुकों निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है। शोध प्रस्ताव का अर्थ है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएचडी कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएचडी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और अगला है विश्वविद्यालय का अर्थ है केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित एक उच्चतर शिक्षण संस्थान है जो इसमें अधिनियम की धारा 3 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने वाला उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल होगा। अगला है इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों लेकिन अधिनियम में परिभाषित और इन विनियमों के अनुरूप नहीं है उनका अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, तो ये आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप जानते हो। पीएचडी कार्यक्रम की अवधि क्या है, तो 6 वर्ष ही होती है। ठीक है, और न्यूनतम जो है वो 3 वर्ष की रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्ष हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती है, सभी को पता है। यूजीसी के मापदंड के अनुसार जो है वो आपका प्रवेश होता है, या तो आपका इंटरव्यू की बेसिस पे होता है या फिर मेरिट की बेस पे होता है। ठीक है, या फिर नेट क्वालिफाई कर रखा है उस बेस पर होता है, या फिर जो भी संस्था होती है जहाँ जो पीएचडी का एडमिशन ले रही होती है वो अपना खुद का सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है। ठीक है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएचडी कार्यक्रम चलाने के पात्र हैं वो कैसे होते हैं, तो दाखिला हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदंड, दाखिले की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के लिए अन्य सभी संगत जानकारी को निर्दिष्ट करते हुए संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरण पुस्तिका को पहले से ही सूचित करेंगे। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी पर्यवेक्षक की एक सूची का रखरखाव, पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम और विभाग, स्कूल केंद्र निर्दिष्ट करते हुए पीएचडी के लिए पंजीकृत छात्रों के विवरण के साथ पीएचडी छात्र का नाम, उनके शोध का विषय, दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करेंगे। शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण, शोध पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदंड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएचडी शोधार्थी की संख्या आदि। ठीक है, फिर आप यहाँ से देख लेंगे इसको। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश कैसे होता है। ठीक है, जो किसी दूसरे राष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनका है कि प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएचडी शोधार्थी की अनुमति संख्या के ऊपर 2 अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थी को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसे कि ऊपर खंड 6.3 में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कोर्स व क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदंड क्या है, तो आप यहाँ से इसको रीड आउट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी, अगर हम एक लाइन पढ़ के बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अगली जो बात है हमारी शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य क्या रहते हैं। तो प्रत्येक पीएचडी छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी या इसके समकक्ष कोई निकाय होगा, जैसा कि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों के कानून अध्यादेशों में परिभाषित किया गया है। पीएचडी शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक समिति के संयोजक होंगे और इस समिति के उत्तरदायित्व जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली हैं वो यहाँ बताया गया है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी कि शोध प्रस्ताव की समीक्षा होगी। ठीक है, शोध के शीर्षक को अंतिम रूप दिया जाएगा, शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान यहाँ पर कराई जाएगी। पीएचडी शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा और प्रगति में सहायता की जाएगी। प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पीएचडी शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समकक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट जमा करेंगे और प्रस्तुति देंगे।
यही इम्पॉर्टेंट था इसका। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा कि उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन और निर्धारण पद्धतियाँ, न्यूनतम मानदंड, क्रेडिट आदि ये सब क्या रहने वाला है। तो वही है कि पाठ्यक्रम का काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने और उपरोक्त विनियम 9 के खंड 3 के विहित अंक ग्रेड प्राप्त करने पर पीएचडी शोधार्थी को शोध कार्य करने और एक मसौदा शोध प्रबंध थीसिस, यानी थीसिस आपको पता नहीं दिया जाता है पीएचडी में, तो उस थीसिस को प्रस्तुत करने की जो होगी आवश्यकता होगी। तो ये तो क्लियर है ही, आप जब अपना पीएचडी करते हो तो आपको थीसिस जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है, ठीक है, प्रेजेंट करना होता है। और जो भी थीसिस होता है उसको जमा करने से पूर्व पीएचडी शोधार्थी संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समकक्ष एक प्रस्तुति देगा, जिससे सभी संकाय सदस्य तथा अन्य शोधार्थी विद्यार्थी उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ये इतना कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला जो है आपका यहाँ पर बोला है कि पीएचडी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं क्या क्या रहने वाली है। तो ये एक बारी देख लेते हैं। देखिए, वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय मतलब पीजी कॉलेजेस, ठीक है, जो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम या फिर आपका पीजी कार्यक्रम चलाते हैं, तो पीएचडी कार्यक्रम चला सकते हैं, बशर्ते वे नियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक प्रशासनिक और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हों। अगला जो है हमारा दैट इज केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित वे महाविद्यालय और शोध संस्थान जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है और पीएचडी कार्यक्रम की पेशकश कर सकेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक महाविद्यालय में कम से कम 2 संकाय सदस्य या फिर शोध संस्थान में 2 पीएचडी उपाधि धारक वैज्ञानिक होंगे और उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायता, अनुसंधान सुविधाएं और पुस्तकालय संसाधन की यहाँ व्यवस्था होगी। और अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएचडी करने का क्या रोल रहने वाला है, तो वो आप देख लीजिए कि अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम को चलाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, कि उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है और उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। एमफिल की उपाधि की स्वीकृति, तो यहाँ बोला है कि उच्चतर शिक्षण संस्थान एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि प्रदान अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो पता ही आप सभी को बंद हो रहा है, ठीक है। फिर ये आपका है और नेक्स्ट आपका आ जाता है ये आपका वही है। अब अभी हमने जो भी ये पूरा गैजेट देखा था, ये गैजेट की हिंदी थी और ये गैजेट इंग्लिश में, जो कोई भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, ठीक है। बातें तो सेम ही है, बस ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, क्लियर है। एक बार इसको अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, अभी जो मैंने बोला था वो नॉर्मली बोला था, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको आपको शो कर दे रही हूँ। यहाँ पे ये सब अभी डेफिनेशंस ही चल रही है कि ग्रेड पॉइंट क्या है, आपका गाइड रिसर्च सुपरवाइजर क्या है, इनडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ऑल। फिर यहाँ पर देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है पीएचडी एडमिशन के लिए, तो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए तो आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आपका एमएससी होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या रहती है सबको पता है, मिनिमम 3 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम आपकी 6 ईयर्स तक की रहती है। प्रोसीजर क्या रहता है एडमिशन का, तो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आप नेट, गेट, स्लैट, सेट, इन सब की बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, मेरिट बनती है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये सब एलोकेशन रिसर्च सुपरवाइज़र का कैसे होता है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विथ सम न्यू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।